लेक्चर में हम करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की पहली डीपीपी को सॉल्व। आई होप आप सब लोगों ने इसके पहले लेक्चर को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। पहले जाके आप इसको देख लीजिए और उसके बाद आप इस लेक्चर को अटेंड कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी डीपीपी में था इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमेट थिंग्स एंड इनएनिमेट थिंग्स। कि एनिमेट थिंग्स और इनएनिमेट थिंग्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हम सब जानते हैं कि एनिमेट थिंग्स होती हैं लिविंग थिंग्स और इनएनिमेट थिंग्स होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, एनिमेट थिंग्स मीन्स द थिंग्स विच हैव लाइफ और लिविंग थिंग्स एंड इनएनिमेट थिंग्स आर द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ और नॉन लिविंग थिंग्स। आप इसमें एक एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि एनिमेट थिंग्स के पास सेल प्रेजेंट होता है, वहीं इनएनिमेट थिंग्स के पास सेल एब्सेंट होता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इनएनिमेट थिंग्स हैव, मतलब इनएनिमेट थिंग्स के पास क्या होता है, सिंगल सेल नहीं, मल्टीपल सेल नहीं, बोथ 1 and 2 नहीं, नो सेल। इनएनिमेट थिंग्स के पास कोई भी सेल नहीं होता, इसीलिए वो नॉन लिविंग होती हैं। इनएनिमेट थिंग्स का मतलब ही होता है कि उनके अंदर सेल एब्सेंट होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या फर्क है। जब आपने अगर कल की क्लास अटेंड की होगी तो मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट्स बताए थे बिटवीन द डिफरेंस, बट अभी के लिए हम केवल एक एक पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में केवल एक सेल होता है और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल होते हैं। आप चाहें तो उसमें वो जो नोट्स वाले पॉइंट्स थे जो लेक्चर में मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे एज इट इज भी ऐड कर सकते हैं। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल्स हैविंग अ सिंगल सेल, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग मल्टीपल सेल्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपने सारे फंक्शन खुद से कर सकते हैं, तो आंसर है येस। परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, क्या वो इसी सेल में अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि वो इसी सेल में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सब कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, बोथ। अब फिफ्थ क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट 1 है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ कैन इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। और दूसरी स्टेटमेंट है, सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में अभी के अभी डालें। आई होप आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ दैट एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन, यहाँ लिखा हुआ है कैन, जो कि बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स। सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन जाएगा थर्ड। Now let's move on to the sixth question. Why is cell called the fundamental, structural and functional unit of life? हम सेल को फंडामेंटल, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं लाइफ की। सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज फंडामेंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल के बिना एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। स्ट्रक्चरल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सेल की बनी हुई है। और फंक्शनल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सेल हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कल की क्लास में हमने इसे डिटेल में समझा था, तो मैं आपसे फिर बोल रही हूँ कि अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले जाके उसे अटेंड कीजिए। Who was the first to observe a live cell? To observe a cell, कौन था जिसने सबसे पहले एक सेल को ऑब्जर्व किया, तो वो थे रॉबर्ट हुक। अगर इसी क्वेश्चन में हम यहाँ ऐड कर देते कि हु वाज द फर्स्ट टू सॉ अ लाइव सेल, तो आंसर हो जाता एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। जैसा कि आपका सेकंड क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर अ लाइव सेल, यहाँ पर जब लाइव स्पेसिफाइड है तो हम आंसर लगाएंगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, क्या वो रॉबर्ट हुक थे, नहीं। क्या वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक थे, नहीं। क्या वो रुडोल्फ वर्चाउ थे, नहीं, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, और कौन से ईयर में उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, इट वाज द ईयर 1831। ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
The invention of the microscope and its improvement leading to the dash revealed all the structural details of the cell. ये तो एनसीईआरटी की लाइन का ही क्वेश्चन है, ये तो आना चाहिए। कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन और उसकी डिस्कवरी के बाद ही हम सेल के पूरे स्ट्रक्चर को समझ पाए थे और आज की तारीख में हम सेल के पूरे स्ट्रक्चर को जानते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 11th क्वेश्चन व्हिच इज हु वाज मैथियास स्क्लीडन एक्सप्लेन हिज ऑब्जर्वेशन। तो मैथियास स्क्लीडन वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट important in 1838 he examined a large number of plants and observed that the all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant। कल की क्लास में हमने इसे समझा था, मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि इन्होंने क्या किया था। मैथियास स्क्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। 1838 ईयर में इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया और ये कंक्लूजन निकाला कि जो प्लांट्स हैं, लेट मी राइट इट ओवर हियर, कि जो प्लांट्स हैं वो सेल्स से बने हुए हैं। प्लांट्स जो है वो सेल्स से बने हुए हैं और जब ये बहुत सारे सेल्स एक साथ मिल जाते हैं यानी ग्रुप बना लेते हैं तो यही प्लांट्स के टिश्यू को बनाते हैं। तो यही प्लांट्स के टिश्यू को बनाते हैं। ये बात बोली थी किसने? मैथियास स्क्लीडन ने। Now let's move on to the next question. Who was Theodor Schwann? Explain his observation कि थियोडर श्वान कौन थे और उनकी ऑब्जर्वेशन को बताइए। तो थियोडर श्वान थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो थियोडर श्वान वाज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन 1839 में उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल्स को स्टडी किया और क्या रिपोर्ट किया कि जो एनिमल सेल्स है उनके बाहर यानी उनका जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है वो एक थिन लेयर होती है जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। मैंने ये बात आपको कल भी बताई थी। He also concluded based on his studies on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character to plant cell। उन्होंने ये भी बताया था कि जो सेल वॉल की प्रेजेंस है वो प्लांट्स के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर है। और मैंने आपको ये डायग्राम से समझाया था कि ये अगर हम सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको मान लें तो इसके बाहर प्लांट्स के अंदर एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल की प्रेजेंस एक यूनिक कैरेक्टर है। On the basis of this, Schwann proposed a hypothesis that the body of plants and animals are composed of cells and product of cell। और इसी के बेसिस में श्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की थी कि जो प्लांट और एनिमल की बॉडी है वो सेल से और सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई है। 13th नंबर क्वेश्चन है हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी को किसने दिया था? क्या वो सिंगर एंड निकोलसन थे? नहीं। क्या वो रुडोल्फ वर्चाओ थे? नहीं। ये ऑप्शन मैंने कंफ्यूज करने के लिए डाला था और ये नहीं होगा, नन तो जा ही नहीं सकता। दे वर स्क्लीडन एंड श्वान। रुडोल्फ वर्चाओ ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था, ना कि सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ द सेल थ्योरी? कि सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है? सेल थ्योरी, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि नए सेल्स कैसे अराइज हो रहे हैं। दे वर अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स अराइज या फिर हाउ न्यू सेल्स फॉर्म। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि द सेल थ्योरी वाज unable to explain how new cells were formed. It was its drawback. Now let's move on to the next question. Who modified the cell theory and in which year? किसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और कौन से ईयर में मॉडिफाई किया? I want you all to answer this question in the comment section. I will wait for 5 seconds and then I will answer this question. आई होप आप सबने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं जो कंफ्यूजिंग है, इसीलिए आपको डेट अच्छे से याद होनी चाहिए। इट वाज द ईयर 1855 एंड नॉट 1865। सो द ऑप्शन विल गो, जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन।
Now let's move on to the next question. Who gave the term omnicellular, e-cellular and what does it mean? कि omnicellular, e-cellular term किसने दी थी और इसका मतलब क्या है? तो हम सब जानते हैं और कल मैंने पढ़ाया भी था कि ये टर्म दी थी रुडोल्फ वर्चाउ नाम के साइंटिस्ट ने। इस टर्म को दिया था किसने? रुडोल्फ वर्चाउ नाम के साइंटिस्ट ने। ईयर था 1855 और इसका मतलब क्या होता है कि जो नए सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं, यानी कि ये कोई पुराना सेल है, यही डिवाइड करके आगे दो नए सेल बना लेगा। तो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर आपको आपकी क्लास 11 के एग्जाम्स में लिखने को आए तो इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिले हैं, तो आप वहां ये डायग्राम डाल सकते हैं, ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हु गेव सेल थ्योरी अ फाइनल शेप? अब सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया? ये एनसीईआरटी की लाइन से बना हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर जाएगा नन अदर देन रुडोल्फ वर्चाउ। नाउ इसी के बाद एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ मिलेगा दैट द सेल थ्योरी एज वी नो टुडे इज, और उसमें दो पॉइंट्स आते हैं और वो दो पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन में जस्टिफाई करने हैं, बताने हैं। वो है व्हाट आर द टू पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। तो पहला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और दूसरा था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसी के साथ हमारा डीपीपी 1 का सोल्यूशन खत्म होता है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए हो और आपने सारे क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट भी किए हों। अगर आपको ये सब समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई डाउट हो तो। आई विल सर्टेनली आंसर योर डाउट्स। और सेल थ्योरी का मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है, इसका दूसरा लेक्चर भी बहुत जल्दी ही इसी चैनल पे आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगी इस चैप्टर के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।